Right, beta. So let's start discussing the pre-eclampsia and eclampsia. Don't forget, beta, this is a really, really important topic. And let's start with this. Beta, first comes the pre-eclampsia, and then if the pre-eclampsia gets very much severe and you develop some CNS-related symptoms, then we say, okay, it has now developed eclampsia. So whatever it is, we'll be surely discussing about it in a detail in few seconds, obviously. But for now, you need to keep in your mind preeclampsia is the early condition which can exacerbate and can worsen into eclampsia, right? So preeclampsia is early, milder condition. Eclampsia is later and more severe condition, right? Okay. But what it is? It is beta systemic syndrome. Preeclampsia is a systemic syndrome and it is characterized by widespread endothelial dysfunction. Okay, if a pregnant woman is there और अगर उस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो वैस्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड वेजल्स हैं, उसमें अगर एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो जाए तो उसको हम बेटा प्रीएक्लम्सिया कहते हैं। प्रीएक्लम्सिया किसको कहते हैं? जब प्रेग्नेंट वुमेन में जो वैस्कुलर सिस्टम है, जाहिर सी बात है जिसमें ब्लड वेजल्स होंगी, उन ब्लड वेजल्स का जो एंडोथीलियम है वो डिसफंक्शनल हो जाए तो उसको हम प्रीएक्लम्सिया कहते हैं। ये सिस्टेमिक सिंड्रोम होता है, वाइड स्प्रेड जो ब्लड वेजल्स होती हैं पूरी बॉडी में उसको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है बेटा, जब एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो जाएगा तो पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। ये देखें, ये आपकी ब्लड वेजल है एक, ठीक है। एज यू नो योर ब्लड वेजल इज ऑलवेज लाइंड बाय दिस एंडोथीलियम, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स ऑब्वियसली। और इस एंडोथीलियम का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। ये एंडोथीलियम ना तो फ्लूइड को बाहर लीक होने देती है, ठीक है। अगर यहाँ से ब्लड फ्लो कर रही है आपकी तो एक सर्टेन लिमिट में जो एक्सचेंज होना होता है वो तो होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ब्लड लॉस है, यहाँ से फ्लूइड लॉस है, वो तो नहीं होता ना। सो इट इज़ ड्यू टू दिस एंडोथीलियम। और उसके अलावा इस एंडोथीलियम का काम होता है जो ब्लड वेसल का ल्यूमन है उसको बरकरार करके रखना, उसको सस्टेन करके रखना, ज़्यादा कंस्ट्रक्ट ना होने देना, ताकि और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट ना होने देना, ना ही ज़्यादा डायलेट होने देना, ताकि पेशेंट जो है वो ना उसको हाइपरटेंशन हो, ठीक है। और ना उसके अलावा बेटा दूसरी चीज़, ये जो एंडोथीलियम है वो आपको हाइपर कोआगुलेबिलिटी से भी बचाती है, बिकॉज इट इज़ एंडोथीलियम दैट प्रिवेंट्स द डिपोजिशन और अक्यूमुलेशन ऑफ द प्लेटलेट्स हेयर, ठीक है। तो आपको तो ये ध्यान में आना चाहिए बेटा, यहाँ से प्लेटलेट भी गुजरते हैं ब्लड में। और why these platelets do not start accumulating and sticking together here on the endothelium? There is certain role of endothelium which actually prevents the accumulation of the deposition or sticking of the platelets onto the endothelium, and you do not develop any kind of clots, ठीक है। So now you understand the significance of this very much important endothelium. This endothelium is very much necessary. Why? Because it is preventing the extra fluid loss from the blood vessels. It keeps the lumen of the blood vessel sustained, not constricting it very much, not dilating it very much. And also this endothelium prevents the platelets to get sticked to the endothelium, right? So that there will be no clot formation, right? So this is how beta this endothelium is very much important. But in case of preeclampsia, what happens? This endothelium गेट्स डिसफंक्शनल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेग्नेंट मदर होती है शी कम्स विद फॉलोइंग सिम्टम्स एंड द साइंस। नंबर 1 इज़ हाइपरटेंशन। जाहिर सी बात है जब एंडोथीलियम काम नहीं करेगी, ये एंडोथीलियम डिसफंक्शनल हो जाएगी तो ये आपकी ब्लड वेसल बहुत नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। फ्लूइड लॉस होगा, यहाँ से फ्लूइड लीक होगा, आसपास के टिश्यू में डिपॉजिट होगा तो एडीमा हो जाएगी। यहाँ से प्रोटीन लॉस करेंगे किडनी के लेवल पे ग्लोमेरुलाई में से, तो प्रोटीन लॉस करके यूरिन में आएंगी एंड दैट इज़ बेटा प्रोटीन यूरिया। उसके अलावा हाइपर कोएगुलेबिलिटी, प्लेटलेट्स और मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं आके यहाँ पे जमा होते जाएंगे और
जगह जगह पे आपको प्लेटलेट क्लॉट्स देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्मली नहीं होते। नॉर्मली एंडोथेलियम प्लेटलेट्स को यहाँ पे क्लम्प नहीं होने देता, लेकिन चूंकि एंडोथेलियम डिसफंक्शनल है, इसलिए यू कम टू सी जगह जगह पे हाइपर कोआगुलेबिलिटी। और जाहिर सी बात है बेटा, देयर विल बी एक्यूट रीनल फेलियर। वाई एक्यूट रीनल फेलियर? इसके तो खैर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। एक्यूट रीनल फेलियर की वजह ये हो सकती है कि बेटा किडनी को जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगा तो किडनी फेलियर हो सकती है, इस्कीमिया हो सकती है। उसकी वजह क्या है बेटा? वाई किडनी इज़ नॉट रिसीविंग सफिशिएंट ब्लड सप्लाई? बिकॉज ऑफ दिस क्लॉट्स दैट आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द ब्लड फ्लो टू द किडनी। फर्ज करें ये किडनी है बेटा, और ये किडनी का ब्लड सप्लाई है, और अगर इस ब्लड सप्लाई में मल्टीपल जगहों पे हाइपर कोआगुलेबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स द किडनी, इट विल बी हिंडर्ड, इट विल नॉट बी प्रॉपर। सो यू नो बेटा, किडनी विल सफ़र फ्रॉम सम इस्कीमिक नेक्रोसिस, राइट? So there will be ultimately acute renal failure, right? And also pulmonary edema. पल्मोनरी एडिमा क्यों होगा बेटा? जाहिर सी बात है, जो पल्मोनरी ब्लड वेजल्स होती हैं, फ़र्ज़ करें ये पल्मोनरी ब्लड वेजल है, तो उसकी एंडोथेलियम भी तो ज़ाहिर डिसफंक्शनल होगी और वहाँ से फ्लूइड लीक करेगा, तो और पल्मोनरी जो पेरेन्काइमा होता है, टिश्यू होता है, उसमें डिपॉजिट होगा और एडिमा हो जाएगी। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ अ प्रेग्नेंट मदर प्रेजेंट्स इफ़ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम pre-eclampsia. And this pre-eclampsia, it occurs in 3 to 5% of pregnant women, usually in the last trimester. ठीक है? And most commonly this condition occur in primparas. Primparas are the women who are pregnant for वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है? तो ये कंडीशन बाय द वे इतनी तो कॉमन नहीं है, इट इज़ ओनली 3 to 5%। और ये होती भी है तो बेटा प्रिम्परास में होती है, यानी वो ख़वातीन जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, और दूसरा ये लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है। ठीक है बेटा? अब इसको ज़रा मज़ीद तफसील से डिस्कस करते हैं। प्री एक्लेम्सिया बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। ठीक है? जिसकी वजह से प्रेग्नेंट मदर जो है हाइपरटेंशन के साथ आती है, प्रोटीन यूरिया होती है, और उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स जिसमें एडीमा, जनरलाइज एडीमा, पल्मोनरी एडीमा बेटा, और उसके अलावा या अच्छा प्री एक्लेम्सिया इफ़ इट गेट सीवियर एज आई मैंशनड अर्लियर, अब सीवियर हो जाए। अब सीवियर होने का मकसद क्या है बेटा? जब उसको कुछ CNS रिलेटेड साइन सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कन्वल्जन्स, सो दैट सीवियर फॉर्म इज कॉल्ड एक्लम्सिया। ठीक है? एंड विद इन एक्लम्सिया 10% वुमेन डेवलप फॉलोइंग कंडीशन, that is HELP syndrome. Okay, and what happens in HELP syndrome? H stands for hemolytic anemia, EL is your beta elevated liver enzymes, and LP is your low platelets. So yeah, preeclampsia is a widespread endothelial dysfunction. If it gets severe, as severe that she may come up with some CNS related sign symptoms, for example convulsions. So that severe condition is called eclampsia. Okay, and within eclampsia 10% of women may also complain for HELP syndrome. What is HELP syndrome? Hemolytic anemia, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है CBC कराएंगे तो RBC काउंट कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, और एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होंगे, और प्लेटलेट्स कम होंगे। ठीक है बेटा? ये एक्लम्सिया में देखने को मिलता है 10% केसेस में। एंड प्री एक्लम्सिया बाय द वे इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है बेटा? ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जो आपकी प्री एक्लम्सिया है उसमें भी हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। देन हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्री एक्लम्सिया एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन यूरिया नहीं होती, इट इज़ विदाउट प्रोटीन यूरिया। प्री एक्लम्सिया इज द कंडीशन जहाँ पे हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, लेकिन इट इज़ विथ प्रोटीन यूरिया। ठीक है? ओके, सो नाउ विल बी डिस्कसिंग बेटा द पैथोजेनेसिस ऑफ प्री एक्लम्सिया, राइट? ओके, अब आपके जहन में बेटा सवाल ये आना चाहिए कि सबसे पहली बात तो आपको ये समझ आ गया कि प्री एक्लम्सिया होता क्या है। ये एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन में खास करके जो प्रिम्परास हैं उनमें थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो
वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट मदर हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीनयूरिया जैसी कंप्लेंट्स के साथ आती है। ठीक है, अगर प्री एक्लम्सिया सीवियर हो जाए तो उसको हम एक्लम्सिया कहते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। वाई प्री एक्लम्सिया? ओके, क्वेश्चन शुड बी वाई प्री एक्लम्सिया? Okay, why does it develop? So let's talk about, let's get the answer of why and pathogenesis. There are so many reasons that why preemperors develop preeclampsia in their third trimester. One reason is abnormal placental vasculature. Abnormal placental vasculature. But what happens in normal pregnancy? Let me tell you that in normal pregnancy the fetal extravillous trophoblastic cells invade the maternal decidua and the decidual vessels. Normally what happens बेटा, जो fetus के extravillous, जो विलाई में नहीं मौजूद extravillous trophoblastic cells होते हैं, वो इन्वेट करते हैं मैटरनल डेसिडुआ में और डेसिडुअल वेजल्स के पास जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, दे डिस्ट्रॉय द वैस्कुलर स्मूथ मसल एंड रिप्लेस द मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स विद द फीटल ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्चुअली क्या होता है बेटा, फ़र्ज़ करें ये आपकी डेसिडुअल वेजल्स मौजूद हैं, ठीक है, और ये इसकी एंडोथेलियल लाइनिंग है, ठीक है, और ये आपके हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है, एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। तो जो फीटल एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं ये इन्वेड करते हैं मैटरनल डेसिडुआ में। दिस इज़ द मैटरनल डेसिडुआ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो दीज ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स दे एंटर इनटू द मैटरनल डेसिडुआ, एंड व्हाट डू दीज ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स डू? They destroy the vascular smooth muscle of these decidual vessels. What do these trophoblastic cells do? They destroy the vascular smooth muscle of these decidual vessels, and they themselves go and replace the endothelial cells, and they sit instead of those endothelial cells. तो यहाँ के अपने जो इन वेजल्स के जो एंडोथेलियल सेल्स है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और ये फीटल ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं जाके जगह बना लेते हैं। नॉर्मली ये होता है बेटा। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए हम बेसिस की पिक्चर देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए थोड़ी सी। ओके, फ्रॉम दिस पिक्चर बेटा, या आई होप इट इज़ विजिबल। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज़ हैपनिंग नॉर्मली। ओके, what is happening normally? Can you see beta? Okay, yeah, we can start it from here. That this is the myometrium of the mother, obviously, and this is the decidua. And can you see beta, these white colored cells are the cytotrophoblastic cells, extravillous cytotrophoblastic cells. And can you see this decidual vessel? Can you see this decidual vessel? Yeah, and this is the decidual vessel from here till here. फर्ज करें यहाँ से लेकर हम यहाँ तक फ़िलहाल देखते हैं, ठीक है। इस डेसिडुअल वेजल के पास ये स्मूथ मसल है, ये स्मूथ मसल नज़र आ रहा है बेटा आपको, और दूसरा इसको इस डेसिडुअल वेजल के आपको एंडोथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं बेटा, दीज एंडोथेलियल सेल्स, या। लेकिन आप देखें कि आगे चल के क्या हुआ बेटा इस वेजल के साथ। इस वेजल में, इस डेसिडुअल वेजल में आगे जाके कोई चेंज आया? बिल्कुल चेंज आया। क्या चेंज आया है? वो चेंज ये आया है कि जो स्मूथ मसल्स थे ना, ये स्मूथ मसल ये आगे चल के गायब हो गए, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए। और दूसरा आपने एक चीज़ नोट की, वो ये कि यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल्स थे वो एंडोथेलियल सेल यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ पे कुछ और वाइट कलर के सेल्स मौजूद हैं, और ये वाइट कलर के सेल्स आर नथिंग बट दे आर एक्चुअली द एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ये नॉर्मली ऐसा होता है। क्यों होता है, फ़ायदा क्या है इसका? एक बार दोबारा इसको रिकैप करते हैं, फिर मैं बताता हूँ। बेटा देखें, ये आपकी ब्लड वेजल है, ये डेसिडुअल वेजल है, पूरी यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये पूरी वेजल है, ठीक है। लेकिन इसका जो ये जो पार्ट है आप देखो,
इस पार्ट में क्या है कि स्मूथ मसल भी मौजूद है और एंडोथेलियल सेल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। आप देखो ये यहाँ तक पूरी ब्लड वेसल है, आपको आगे कहीं स्मूथ मसल नज़र आ रहा है? कहीं स्मूथ मसल नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। आपको ये एंडोथेलियल ये एंडोथेलियल सेल्स आगे नज़र आ रहे हैं? आपको नहीं नज़र आ रहे हैं। ये सारे वाइट कलर के सेल्स ने रिप्लेस कर दिया इन एंडोथेलियल सेल्स को। इन एंडोथेलियल सेल्स को उठा के बाहर फेंक दिया और इन एंडोथेलियल सेल्स की जगह पे ये वाइट कलर के एक्स्ट्रावलस ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आ गए। क्या फ़ायदा हुआ बेटा इसका? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपके ये स्मूथ मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये एंडोथेलियम को ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स रिप्लेस कर देते हैं, तो आप ये डिफरेंस नोट करो कि पहले ये था आपकी डेसिडुअल वेजल का ल्यूमन, और जब इन ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ने रिप्लेस कर दिया तो ये ल्यूमन आपकी वेजल का बढ़ गया, जिसकी वजह से प्लेसेंटल परफ्यूजन बढ़ जाती है, सफिशेंट हो जाती है, प्लेसेंटा को भरपूर सप्लाई मिलता है इससे। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो डेसिडुअल वेजल्स हैं वो डेसिडुअल वेजल्स साइज़ में छोटी होती हैं और वो इतनी कैलिबर की नहीं होती कि वो प्लेसेंटा को भरपूर सप्लाई दे सकें। तो फिर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रावलस ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं वो उन डेसिडुअल वेजल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसके अलावा जो एंडोथेलियल सेल्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय cytotrophoblastic cells. So as a result what happens, those small caliber blood vessels they get enlarged, their caliber is increased and that much increased कि वो भरपूर ब्लड सप्लाई दे सकती हैं प्लेसेंटा को। ठीक है बेटा, अब ज़रा आ जाएं यहाँ से रीड करते हैं। Okay, so now you can see in normal pregnancy what happens beta, the fetal extravillous trophoblastic cells they invade the maternal decidua and decidual vessels and they destroy the vascular smooth muscle and replace the maternal endothelial cells with the fetal trophoblastic cells, ठीक है, and forming the hybrid feto-maternal blood vessels। fetal क्यों? क्योंकि ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आ गए। मैटरनल क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई तो वहीं से आ रहा है ना, ठीक है। एंड दिस विल कन्वर्ट द डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरी फ्रॉम स्मॉल कैलिबर रेजिस्टेंट वेजल टू लार्ज कैपेसिटी यूट्रोप्लासेंटल वेजल दैट इज लैकिंग द स्मूथ मसल कोट। उम्मीद है बेटा आप तो समझ आ गया होगा, नहीं? तो फिर भी मैं ज़रा रिकैप करता हूँ इसको क्विकली कि नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी डेसिडुअल वेजल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, स्मॉल कैलिबर की होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं, वो प्लेसेंटा को भरपूर सप्लाई नहीं दे सकती। लेकिन क्या होता है नॉर्मली कि ये जो छोटी आपकी डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरी है, इसका जो स्मूथ मसल है बाहर और इसकी जो ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, आपके ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स इन स्मूथ मसल को भी उड़ा देते हैं और ये एंडोथेलियल सेल्स को उठा के बाहर फेंकते हैं और उनकी जगह पे खुद साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इस आर्टरी का जो ल्यूमन है वो बड़ा हो जाता है, बड़े कैलिबर की हो जाती है और इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और प्लेसेंटा को भरपूर सप्लाई दे पाती है, ठीक है। प्लेसेंटा को भरपूर सप्लाई दे पाती है। लेकिन प्री एक्लम्सिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ये नॉर्मल फिजियोलॉजिक प्रोसेस जो है, जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो नहीं हो पाता। यानी कि जब फीमेल प्री एक्लम्सिया से सफ़र करनी होती है तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एक अंडरलाइंग पैथोजेनेसिस क्या हो सकती है कि प्लेसेंटल वैस्कुलेचर एबनॉर्मल हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, जो स्मॉल कैलिबर की डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरीज होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं बड़े कैलिबर की लेस रेजिस्टेंट स्पाइरल आर्टरीज में। लेकिन अगर कुछ यूँ हो कि ये जो हमने ये प्रोसेस डिस्कस किया, अगर ये ना हो तो क्या होगा, आपकी जो डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरीज हैं वो छोटी रह जाएंगी, वो वैसी की वैसी स्मॉल कैलिबर रेजिस्टेंट आर्टरीज रह जाएंगी। तो जब वो स्मॉल कैलिबर की होंगी, उनमें रेजिस्टेंट ज़्यादा होगी, क्या वो प्लेसेंटा को सप्लाई भरपूर दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। जब प्लेसेंटा को भरपूर सप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा बेटा, वो कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से मदर के अंदर वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा। जब प्लेसेंटा को भरपूर सप्लाई नहीं मिलेगा, प्लेसेंटा इस्कीमिक होगा, तो वो कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करेगा और वो फैक्टर्स क्या करेंगे, मदर की बॉडी में फैल जाएंगे और मदर का जितना वस्कुलर सिस्टम है उसमें
एंडोथेलियल डिसफंक्शन करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इन केस ऑफ प्री एक्लम्सिया द नॉर्मल अबव रीमॉडलिंग, ये जो रीमॉडलिंग हो रही थी ना नॉर्मली, कि छोटे साइज़ की जो आर्टरी थी वो बड़े कैलिबर की आर्टरी में कन्वर्ट हो रही थी, ये नॉर्मल रीमॉडलिंग फेल हो जाती है, नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से जो आर्टरी है वो स्मॉल ही रह जाती है, रेजिस्टेंट रह जाती है, और प्लेसेंटा को सप्लाई नहीं दे पाती भरपूर, जिसकी वजह से प्लेसेंटा का इस्कीमिया हो जाता है। और इस्कीमिक प्लेसेंटा जो है ना वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। राइट बेटा, जैसे ही प्लेसेंटल इस्कीमिया होगा, ओके, एज आई हैव रिटन हियर दैट इन रिस्पॉन्स टू ischemic hypoxia of placenta, what will happen, placenta will release some factors into the maternal circulation, and I will obviously discuss about these factors that are released into the maternal circulation as a response of placental ischemia. So whatever these factors are, we surely have to discuss about those factors. Those factors actually they cause imbalance between the angiogenesis and anti-angiogenesis. So they are actually the factors जिसकी वजह से एक imbalance create हो जाता है और एंटी एंजियोजेनेसिस जो है वो बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, और जो एंजियोजेनेसिस है वो दरअसल कम हो जाती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है बेटा, इसके नतीजे में आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा। ऑब्वियसली सिस्टेमिक मैटरनल एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा, और एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से प्रेग्नेंट मदर में क्या क्या प्रेजेंटेशन आती है अब आप बेहतर जानते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन का होना, एडीमा का होना, प्रोटीन यूरिया का होना। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अच्छा, अब इसके बाद ज़रा हम इन फैक्टर्स की बात करते हैं जो प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं और मैटरनल सर्कुलेशन में जाते हैं, और मैटरनल सर्कुलेशन में जाने के बाद एंडोथेलियल डिसफंक्शन कराते हैं। ठीक है बेटा, अब या these placenta derived anti-angiogenic factors, right? Placenta derived anti-angiogenic factors. One is beta this SFLT1। अच्छा, SFLT1 और इसके अलावा बेटा एंडोगलिन, राइट? एंडोगलिन, you read it, or एंडोगलिन, whatever it is, but you need to understand the concept, right? One is SFLT1 and number two is endogylin. SFLT1 is the soluble FMS like tyrosine kinase 1, ठीक है? soluble FMS like tyrosine kinase 1, ये एक फैक्टर है बेटा, that is released from placenta as a response of ischemia, and another is endogylin। ठीक है, इन दोनों का क्या काम होता है बेटा? They too antagonize the effects of VEGF and TGF beta respectively। तो जो बेटा SFLT1 है, इसका क्या काम होता है? ये एंटागोनाइज करता है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को, और जो एंडोजिलिन होता है वो इनहिबिट करता है, एंटागोनाइज करता है TGF बीटा को। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जब वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, TGF बीटा जो है बेटा वो कम हो जाएगा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा वो हमने देखना है। ठीक है बेटा, जब वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कम? इट इज़ ड्यू टू SFLT1। ठीक है, जाहिर सी बेटा बात है कि जब VEGF कम हो जाएगा, क्योंकि ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, तो जो एंजियोजेनेसिस है बेटा वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, जब आपका TGF बीटा कम हो जाएगा बेटा, TGF बीटा जब कम हो जाएगा एंडोजिलिन की वजह से, तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो रिलीज़ है वो इनहिबिट हो जाएगी। और आपको पता है कि बेटा ये जो आपकी नॉर्मली ब्लड वेसल होती है और उसमें जो एंडोथेलियम होती है, और उस एंडोथेलियल सेल्स में से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि ब्लड वेसल को पेटेंट रखता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देता। लेकिन जब आपका बेटा एंडोजिलिन आएगा प्लेसेंटा से एज ए रिस्पॉन्स ऑफ इस्कीमिया, तो एंडोजिलिन क्या करेगा, TGF बीटा को इनहिबिट कर देगा। जब TGF बीटा इनहिबिट हो जाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ जो है वो कम हो जाएगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड का नॉर्मल क्या काम था बेटा, वेसल को पेटेंट रखना। ठीक है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाएगा तो
वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और उस वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और हाइपरटेंशन होगा और टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगी। जाहिर सी बात है बेटा, जब नाइट्रिक ऑक्साइड आना बंद हो जाएगा तो आपकी ब्लड वेजल जो है वो नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से पहली चीज़ तो ये होगी कि ज़ाहिर है बेटा यहाँ पे हाइपरटेंशन हो जाएगा, और दूसरा ये है कि ये जिस टिश्यू को सप्लाई कर रही थी वो टिश्यू हाइपोपरफ्यूज्ड हो जाएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि टिश्यू को ब्लड सप्लाई अब जाहिर सी बात है मिलना कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बेटा SFLT1 it has got some effects on VEGF as well. Actually SFLT1 has effects on VEGF. This factor रिलीज्ड फ्रॉम प्लेसेंटा SFLT1 इसका काम ही ये होता है कि VEGF को इनहिबिट करता है। जब VEGF इनहिबिट हो जाएगा तो एक प्रोस्टाग्लैंडिन दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इट्स प्रोडक्शन एंड रिलीज विल बी डिक्रीज्ड, और जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन गिर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ जाएगी वेजल वॉल पे, और जगह जगह पे ब्लड वेजल में आपको प्लेटलेट एग्रीगेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल हाइपर कोएगुलेबिलिटी। अब इस हाइपर कोएगुलेबिलिटी की दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बेटा। एक तो ये हो सकती है कि ये जो प्लेटलेट क्लस्टर्स बने हैं जगह जगह पे हाइपर कोएगुलेबिलिटी हुई है, तो जब यहाँ से रेड ब्लड सेल्स पास होंगे तो वो इस क्लम्प से टकराएंगे और रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होंगे। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल हेमोलिटिक अनीमिया। और दूसरी चीज़ ये होगी कि बेटा ये जो हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है, छोटे छोटे प्लेटलेट के जो थ्रोम्बाई बनते हैं, क्लम्प्स बनते हैं, ये आर्टीरियोल्स में देखने को मिलते हैं, कैपिलरीज में देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द लिवर, इन द किडनीज, इन ब्रेन एंड इन पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड वेजल्स। तो अभी तक हमें ये समझ आया कि बेटा जब प्लेसेंटा की इस्कीमिया हुई है तो उसके नतीजे में कुछ फैक्टर्स रिलीज़ हुए हैं। वन इज़ SFLT1 एंड वन इज़ एंडोजिलिन। SFLT1 ने क्या किया, SFLT1 ने क्या किया, VEGF के लेवल्स को कम कर दिया, और एंडोजिलिन ने क्या किया, TGF बीटा के लेवल्स को कम कर दिया। जब VEGF आपका बेटा कम हो गया तो उससे क्या हुआ, VEGF के कम होने से एंजियोजेनेसिस कम हुई। किस तरीके से, इसको हमने डिस्कस कर लिया कि SFLT1 जब कम जाहिर सी बात है प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है तो VEGF के लेवल कम हो जाते हैं। VEGF के लेवल जब गिर जाते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के, तो आपका जो प्रोस्टासाइक्लिन है दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ जाती है। इसका काम वैसे नॉर्मली क्या होता है प्रोस्टासाइक्लिन्स का, कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देता। अब क्योंकि बेटा ये प्रोस्टासाइक्लिन कम हो गया है तो उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेट जमा होने लगते हैं आपकी ब्लड वेजल की वॉल पे, जगह जगह पे। इस तरीके से ये एक क्लम्प बन गया है, दूसरा क्लम्प बन गया, तो जगह जगह पे आपको हाइपर कोएगुलेबिलिटी देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है जब बेटा ब्लड वेसल में ऐसे क्लम्प्स होंगे और आरबीसी यहाँ से पास करेंगे तो इतने बड़े क्लम्प से टकराएंगे और आरबीसी टूट जाएगा, हेमोलिटिक एनीमिया हो जाएगी। ये जो प्लेटलेट एग्रीगेट्स हैं, ये थ्रोम्बाई हैं, या ये कहाँ बनते हैं बेटा, आर्टीरियोल्स में, कैपिलरीज में बनते हैं। कहाँ की, स्पेशली लिवर की, किडनीज़ की, ब्रेन की और पिट्यूटरी के जो ब्लड सप्लाई है। ठीक है बेटा। और दूसरा फैक्टर था एंडोजिलिन। एंडोजिलिन जब रिलीज़ होता है प्लेसेंटा से तो वो TGF बीटा के लेवल्स को गिराता है। जब TGF बीटा कम हो जाएगा बेटा तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आएगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से बेटा हाइपरटेंशन होगा, जाहिर सी बात है। और दूसरा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आगे वाले टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, दैट इज़ टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद ज़रा हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी पार्ट को, राइट।